और अब बात करते हैं आज की कवर स्टोरीज की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अगले हफ्ते व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है। इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़कर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन उससे पहले अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को जिस तरीके से भारत वापस भेजा गया, उससे मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। ऐसे में मोदी ट्रंप मुलाकात के क्या मायने होंगे, आज हम इसी अहम विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से दुनिया में अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका मेक ग्रेट अगेन के नारे के साथ सत्ता में आए ट्रंप व्यापार में समानता की बात कहकर दूसरे देशों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा रहे हैं। वो चीन, कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ टैरिफ की घोषणा कर चुके हैं। इनमें से चीन के खिलाफ टैरिफ लागू भी हो गया है, जबकि बाकी 2 देशों के खिलाफ 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप की इस नीति की लपेट में भारत भी आ सकता है। इस आशंका को टालने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप के सुर डाउन करने के लिए पीएम मोदी अगले हफ्ते अमेरिका की 1 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। उनके दौरे की अभी तक हालांकि ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि वो 12 फरवरी की देर रात वॉशिंगटन पहुँचेंगे, जहाँ उनकी 13 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होगी। उनके सम्मान में ट्रंप राजकीय भोज का इंतजाम भी कर रहे हैं। इसके बाद 14 फरवरी को पीएम मोदी भारत के लिए उड़ान भर लेंगे। ट्रंप के पदभार संभालने के बाद व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात करने वाले पीएम मोदी दूसरे वैश्विक नेता होंगे। उनसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनसे मुलाकात के लिए अमेरिका पहुंचे हुए हैं। अपने दौरे में पीएम मोदी ट्रंप के रुख को शांत करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अधिक अमेरिकी उत्पादों को खरीदकर व्यापार के मुद्दों पर ट्रंप को संतुष्ट करना भारतीय रणनीति का हिस्सा होगा। दोनों देशों के बीच क्वाड, रक्षा सहयोग, एआई, परमाणु ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इस दौरे में ट्रंप के सलाहकार और अरबपति कारोबारी एलन मस्क से भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों के बीच इस बैठक की अभी कोई डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि मस्क ट्रंप के साथ होने वाली बैठकों में मौजूद रहेंगे या फिर बिलाड होटल में पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। मस्क पीएम मोदी के समर्थक रहे हैं और कई मौकों पर उनकी तारीफ कर चुके हैं। पीएम मोदी ने साल 2015 में अमेरिका दौरे के दौरान पहली बार कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में टेस्ला फैक्ट्री का दौरा किया था। तब से उनके बीच पर्सनल केमिस्ट्री बनी, जो आज भी जारी है। फिलहाल पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ अटैक से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसे दौर में जब टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, जब अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, ऐसे में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कितनी अहम हो सकती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। रविंदर सचदेवा विदेश मामलों के जानकार हैं और स्वर्ण सिंह, प्रोफेसर इंटरनेशनल रिलेशंस, जेएनयू। स्वर्ण सिंह साहब और रविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। रविंदर सर, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। ऐसा दौर जब अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को अमेरिका से भेजा जा रहा है, भारत में टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है और भी तमाम ग्लोबल समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात कितनी अहम है, क्या मायने रखती है? थैंक यू, प्लेजर आपके साथ और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के साथ। बहुत अहम है, क्योंकि देखिए अभी ट्रंप को आए मात्र 15 या 20 दिन हुए हैं और ट्रंप की पॉलिसीज क्या आएंगी, कैसे जाएंगी, अगले 4 साल के लिए देखा जाएगा। तो ये वक्त है इंडिया और अमेरिका को सबसे पहले अपने रिश्तों की एक स्टेबल पटरी पर रखना, एक स्टेबल ट्रैक पे रखना। उसका एक बहुत बड़ा और कारण है जो आप एज अ बिजनेस चैनल अंडरस्टैंड, स्टॉक मार्केट्स एंड बिजनेस वांट स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। इस समय दुनिया में जो चल रहा है, टैरिफ्स हर देश पे लग रहे हैं, हम पे भी लगेंगे शायद, क्यों नहीं। इमिग्रेंट्स इलीगल सब में हो रहा है, हमारे साथ भी होगा, और भी चीजें हो रही है। बट इन सब के अलावा इंडिया का एक थोड़ा अलग पोजीशनिंग है, होपफुली हम देखते हैं, जिसके चलते हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हमारी देश एंड अमेरिका मिलके, कि हमारे रिश्तों में स्टेबिलिटी रहेगी और प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी।
जो कि अमेरिका के बहुत सारे देशों के बीच में नहीं रहेगी। वो प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी, वो बिजनेस के लिए अच्छी, बिग पिक्चर। सेकेंड, जहां तक बात रही मोदी जी और ट्रंप की मीटिंग में, इसमें यस, देखिए टैरिफ सब पे लगने, हम पे भी लगने, हमने ऑलरेडी एडजस्ट करना शुरू कर दिया। अभी इस बजट पे हमने कुछ अपने इंपोर्ट टैरिफ्स कम कर दिए, खासकर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स जो ट्रंप की बहुत प्रिय हैं उन पर। तो हमने टैरिफ्स ऑलरेडी एडजस्ट करनी शुरू कर दी है। उस पे हम हो सकता है एक ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव जितनी हो सके, नॉट अ फ्री ट्रेड, उस पे बात करेंगे। और हमारी ट्रेड एग्रीमेंट का शायद मॉडल होगा कि जो कि अमेरिका जापान ट्रेड एग्रीमेंट है, वो भी फ्री नहीं है बट काफी चीजें एक वो। तो ट्रेड पे हम मामले को रिजॉल्व करेंगे, कोई बड़ा डिस्प्यूट मुझे फ्रिक्शन नहीं दिखता। इमिग्रेशन का जहां तक मामला है, यस, इसमें भी हम कोई ज्यादा हमारे डिफरेंसेस नहीं है। उनके लॉ है, वो डिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे आ रहे हैं, हम लेंगे। हमने ऑलरेडी कहा है 20,000 करीब पहले ट्रांच पे आने, हम लेंगे। यस, उनकी ट्रीटमेंट कैसी है उस पर हम लग जाएंगे। तो ये दो इश्यूज होंगी, बट ये दो इश्यूज नहीं है मेन, मेरे विचार से अहम है, जो कि भारत अमेरिका रिश्तों में जो बड़ी चीज होंगी मेरे विचार से, शायद वन विल बी एक कोई बड़ी डिफेंस डील। देखिए ट्रंप चाहता है विक्ट्री, तो और हमें चाहिए डिफेंस आइटम्स विदाउट डाउट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सेट्रा। उसके चलते कोई बड़ी डिफेंस डील, कोई बड़ी एलएनजी इंपोर्ट डील, हमें ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है। देखिए डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक चलता है, और एक आर्बिट्राज है, अमेरिका का एडवांटेज है दुनिया में और हमारे साथ भी। तो इन एक दो चीजों में हम उन्हें इंडल्ज करेंगे, या हमारी नीड भी है, ऑयल एंड गैस एंड डिफेंस। इसके अलावा बायलैटरल में स्पेस में बड़ी कोलैबोरेशन हो सकती है। देखिए ये दोनों लीडर्स बहुत बड़ी विजन वाले हैं, और आज की दुनिया में कहा जाता है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आज की दुनिया में ये हो रहा है आउट ऑफ द प्लैनेट थिंकिंग। ओके, तो ये दोनों लीडर्स हो सकता है स्पेस में, और क्योंकि स्पेस में मस्क का इंटरेस्ट है, तो इसरो एंड अमेरिका, ऑलरेडी हमारा इसरो नासा से चल रहा है मून मिशन वगैरह, उसमें कोई एक बड़ा बहुत बड़ा कदम की बात कर सकते हैं। टेस्ला एक अलग चीज है, वो छोटी, नॉट छोटी, अलग चीज है मैं कहूंगा। और इंटरनेशनल अफेयर्स में, ग्लोबल में, ये तो बायलैटरल है, ग्लोबल में मेरे विचार से पिछले 6 महीने से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, शायद मैं गलत हूं, पर मेरे विचार से इंडिया एक अहम रोल प्ले करेगा यूक्रेन युद्ध की रिजोल्यूशन में। ट्रंप कह चुका है कि मैं 24 घंटे में नहीं तो 100 दिन में रोक दूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन से वन ऑन वन कर चुके हैं, जेलेंस्की से 2 बार वन ऑन वन कर चुके हैं, कीव में और यूएन में, बिल्कुल। फिर पुतिन से। तो हमने होमवर्क कर रखा है, और ट्रस्ट है रशिया से। तो इंडिया और अमेरिका मिलकर के अगर यूक्रेन युद्ध को रोकने की तरफ कोई ठोस अनाउंसमेंट, आई डोंट नो, या कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे फायदे में है रशिया युद्ध, यूक्रेन युद्ध रुके, जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा रशिया चाइना की तरफ जाएगा। बिल्कुल। तो आई थिंक दीज आर सम थिंग्स जो मैं इनिशियली पॉइंट आउट कर सकता हूं। बिल्कुल, ये कई अहम मुद्दे आपने जिनका जिक्र किया, जाहिर तौर पर इन पर फोकस रहेगा प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात में। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपके पास आना चाहेंगे सर, आपसे समझना चाहेंगे ये जो अहम मुद्दे बताए रविंद्र सचदेवा जी ने, इसके अलावा एक H1B वीज़ा जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि इस पर जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे देख रहे हैं सर इसको? पहले तो ये उसमें H1B वीजा में हमको समझना होगा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और दुनिया की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस जो H1B के लिए जाती हैं वो भारत से जाती हैं। हाई स्किल्ड मैन पावर को वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा हिस्सा जो H1B का है वो पहले से ही भारतीय नागरिकों को, भारतीय मूल के लोगों को पहले से मिलता है। उसमें मुझे लगता है तालमेल पहले से बहुत अच्छा है, उसमें और सुधार लाए जा सकते हैं। चिंता का विषय अब यह है कि जो डिपोर्टेशंस का मुद्दा है वो भी नया मुद्दा नहीं है। जैसे आज विदेश मंत्री ने संसद में कहा कि ये लगातार ये डिपोर्टेशंस अमेरिका से होती रही हैं। 2 या 3 चीजें जो अलग हैं जो इसको तनाव का मुद्दा बनाती हैं। पहले तो जो भाषा है राष्ट्रपति ट्रंप की और उनके लोगों की इस विषय को लेकर, और खासकर पूरे अपने चुनावी भाषणों में जिस तरह से इसका जिक्र किया गया, और वो भाषा का तौर तरीका अलग है
फिर डिपोर्टेशन का तरीका अलग है, उनको विदेश में, भारत में, कोलंबिया में, चीन में पहुंचाना की वो तो बात की बात है। पहले अपने शहरों में जिस तरह से छापे डल रहे हैं, वो उनके अपने लोग भी हैरान हैं, परेशान हैं, नाराज हैं उस बात को लेकर। तो उस बात को जमीन पर उतारना, उसको कार्यान्वित करने का तरीका भी इस वक्त बहुत अलग है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इस बार बहुत बड़ी। सिंह साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, लौटेंगे आपके पास। रविंदर सर, एक बार आपके पास वापस लौटेंगे। टैरिफ इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। टैरिफ वॉर हम देख रहे हैं लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी क्या ऑफर कर सकते हैं आपके नजरिए से? हमने ऑलरेडी कुछ ऑफर तो कर दिया है। हमारा जो बजट आया 3 दिन पहले, उसमें हमने कितनी चीजों में ड्यूटीज रिड्यूस करी है, इंपोर्ट ड्यूटीज। आप शायद यू कैन लिस्ट आउट, राइट? मेरे हिसाब से जो लेटेस्ट आंकड़े, करीब हमने 30 आइटम्स पर हमने इंपोर्ट ड्यूटीज को लोअर किया है, राइट? तो वो एक क्लियर कट हमने कहा है अपने बजट पे अपने हिसाब से कि हमें दिखता है मार्केट कंडीशन इत्यादि इत्यादि, बट ऑब्वियस है, इंडिकेशन है और ये सिग्नल है अमेरिका को कि ठीक है, हमने ये टैरिफ्स एडजस्ट करी है अपनी। इसके अलावा हम करेंगे कुछ, वो करेंगे कुछ, तो ये खींचातानी चलती रहेगी टैरिफ्स पर। बट यस, अमेरिका को हम ये सिग्नल दे रहे हैं कि हम एक विलिंग पार्टनर की तरह से, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की तरह से आपके साथ काम करना चाहते हैं। दैट इज वन ऑन टैरिफ्स। जहां तक बात आप H1 वीजा की कर रहे थे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से, देखिए H1 वीजा, पहली बात, किसी भी कंट्री की अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी है इमिग्रेशन। वो कितनों को लेना चाहते हैं उनकी मर्जी है। उन्हें 85,000 चाहिए साल के H1 वीजा, या उन्हें 1 लाख से ऊपर चाहिए, वो उनकी अपनी जरूरी है। वन। सेकेंडली, यस, हमें फायदा होता है, यानी कि हमारी कंपनियों को, और H1 पे जो जाते हैं हमारे इंडियन सिटीजन जाते हैं वहां पर, उनको सैलरीज एंड रेमिटेंसेस एंड ऑल। और तीसरी बात, अमेरिका बना है टैलेंट में। अगर अमेरिका में टैलेंट ना हो, एलन मस्क क्या है? एलन मस्क भी तो इमिग्रेंट है, साउथ अफ्रीका से आया था स्टूडेंट, राइट? गूगल के फाउंडर्स क्या है? अमेरिका की फाउंडेशन ही है कि अपने को ऐसा मैग्नेट बनाओ ताकि दुनिया भर का टैलेंट आए। तो अमेरिकन इंडस्ट्री खुद कहती है कि हमें ये टैलेंट चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, इस पे मेरे ख्याल से भारत को ज्यादा एम्फोसिस नहीं देना चाहिए। ये अमेरिकन इंडस्ट्री खुद बोलेगी हमारे लिए H1 जरूरी है। जैसे आज से 15 साल पहले आउटसोर्सिंग का बड़ा चलता था, आउटसोर्सिंग इंडिया, ये वो। उस समय हमने, इंडियन गवर्नमेंट और काफी लोगों ने, मेरी संस्था ने भी, हमने उसको इंडियन नाम ही नहीं दिया। आउटसोर्सिंग अमेरिकन बिजनेस के लिए फायदा है, वो देखें खुद। अच्छा, एंड लास्टली जो H1 पर हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे। हर कंट्री की अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी है, बट अमेरिका खुद समझता है। एलन मस्क ने तो यहां तक कहा है कि मैं तो ऐसी लड़ाई लड़ दूंगा H1 के लिए जो देखी नहीं गई। बट अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो केवल H1 को ही नहीं, उनका यह मानना है कि कोई भी इमिग्रेंट हमारे देश में ना आए। ओके, इलीगल तो एक हो गए, बट लीगल भी ना आए, क्योंकि उनका यह मानना है, ट्रंप के बेस का एक तबके का, उनके हिसाब से एक है ग्रेट रिप्लेसमेंट थियरी, कि जितने इमिग्रेंट्स दूसरे देशों से आ रहे हैं, धीरे धीरे आकर के ये हमारी व्हाइट अमेरिका को रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो हमें टैलेंट से मतलब नहीं है, हमें कुछ मतलब नहीं, हम खुद मैनेज कर लेंगे। हमें इमिग्रेशन टोटल कम करनी है, ये रोकनी। इलीगल तो हो ही नहीं, पर लीगल को भी हमें कम करना है। बट लीगल इमिग्रेशन को कम करने में ये जो इनकी विचारधारा है, उसका काउंटर होगा अमेरिकन इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि अमेरिकन इंडस्ट्री को टैलेंट चाहिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। गूगल को चाहिए, टेस्ला को चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट को चाहिए, इन सबको चाहिए। तो टैलेंट ही नहीं होगा तो फिर अर्थव्यवस्था कहां जाएगी? वो तो खैर देखने वाली बात है। स्वर्ण सिंह साहब, आप बात पूरी करिए, आपका ऑडियो रुक गया था। H1 वीज़ा पर आप बात कर रहे थे। जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं सर H1B वीज़ा को लेकर, जो समय सीमा की बात होती है कि बहुत लंबा है, वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा है, इन सब चीज़ों पर बात बनेगी क्या? देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि भारतीय जो लोग हैं जो H1B वीजा पे अमेरिका में हैं, उनकी संख्या पहले से बहुत ज्यादा है। और जैसे सचदेवा साहब कह रहे हैं, वो उनकी अंदरूनी रणनीति है, अपनी नीति है कि कितने लोगों को उनको इस तरह का वीजा देना है। तो उसमें जब
एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर लॉटरी सिस्टम होता है, उसमें हर 3 साल बाद फिर से लॉटरी आपको करनी पड़ती है कि उसमें आपको फिर से दोबारा एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो लोग अप्लाई करते हैं उनको वो टर्म्स कंडीशंस पहले से पता होती हैं कि किस तरह से उनको वहाँ रहने का जो सहूलियत है वो मिलेगी, क्या करना होगा, कब वो वहाँ से लौटना पड़ सकता है उनको। तो वो जो कानूनी तरीके से, जैसे विदेश मंत्री ने आज कहा कि कानूनी तरीके से जो मूवमेंट है पॉपुलेशन का अपॉर्चुनिटीज के लिए, वो उसको सपोर्ट करते हैं। हम भी, पूरा दुनिया उसको सपोर्ट करता है लीगल तरीके से। और कितने ज्यादा भारतीय मूल के लोग वहां हैं, भारतीय नागरिक वहां हैं जिनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और यहां तक टैरिफ की आप बात कर रहे थे, उसमें आप देखें कि चीन पर टैरिफ लग चुके हैं और मेक्सिको और कनाडा पर वो घोषित हो चुके हैं। तो अभी तक भारत के ऊपर इस तरह के टैरिफ की बात नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर एक बार बात करें कि किस तरह से इन चीजों को सुलझाया जा सकता है। और कुछ कदम, जैसे सचदेवा साहब कह रहे थे, पहले से ही लिए गए हैं। उनका जो फेवरेट हार्ले डेविडसन है या टेस्ला है। और इस वक्त आप देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप के बाद शायद संसद नहीं बल्कि इलॉन मस्क बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वॉशिंगटन डीसी में। और हम जब सब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो व्यक्तिगत दोस्ती है राष्ट्रपति ट्रंप से, वो साफ जाहिर है, पर इलॉन मस्क के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी का 2015 से जब वो फ्रेमोंट गए थे उनके टेस्ला फैक्ट्री में कैलिफोर्निया में, तब से उनका तालमेल आपस में अच्छा है। मुझे लगता है कि इस यात्रा में इलॉन मस्क भी कम से कम एक या एक से ज्यादा बैठकों में शामिल होंगे और बैठेंगे और बात करेंगे। उनकी बड़ी इच्छा है कि उनकी टेस्ला को ज्यादा से ज्यादा बाजार भारत का जो है वो मुहैया हो जाए, क्योंकि चीन का जो दबदबा पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर है, उससे टेस्ला को खतरा है। और भारत की मार्केट को किस तरह से वो मुहैया करा पाएंगे, वो उसमें जाहिर है कि उनका इंटरेस्ट है। एनर्जी सप्लाईज में ऑयल और गैस के अलावा जो अमेरिका दे सकता है भारत को, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बड़ी बात हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि वो छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स का उत्पाद करें और उनका निर्यात करें, और भारत भी उसी तरह से तालमेल बनाना चाहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है कि किस तरह से अब जो डीप सी की चुनौती अमेरिका को मिली है, उसको सुलझाने के लिए किस तरह से दूसरे दोस्त देश साथ मिल सकते हैं। तो ये यात्रा जो बैठक होने वाली है 13 फरवरी को, मुझे लगता है उसमें यही सब होगा कि तालमेल किस तरह से बैठाया जाए। चाहे बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर 13 फरवरी की जो बैठक है वो, बिल्कुल सर, 13 फरवरी की जो बैठक है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रक्षा सहयोग है, एआई का जिक्र अभी आपने किया, एक और लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। अभी हाल में हमने देखा कि सरकारी विभागों में एआई को पूरी तरह से एक तरह से बैन कर दिया गया है, इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। तो कई मामलों में ये जो मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की, ये बड़ी अहम होने वाली है। और इसी के साथ एक और अहम बात है, जो बात है अमेरिका से डिपोर्ट हो रहे भारतीयों की। अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले 104 भारतीयों को ट्रंप सरकार ने भारत डिपोर्ट कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें भेजा गया है उसने भारत की सियासत को गर्म कर दिया है। विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो सरकार भी एक्शन में आ गई है। लेकिन इस बीच जंजीरों में कैद 104 हिंदुस्तानियों की कहानी हर किसी को हैरान और परेशान कर रही है। उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे। रविंद्र सर और स्वर्ण सर एक मिनट रुकेंगे, ये रिपोर्ट देख के वापस डिपोर्टेशन पर ही चर्चा करेंगे। हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर, नजरें झुकी। जंजीरों में कैद एक कहानी उन 104 हिंदुस्तानियों की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत उम्मीद से अमेरिका गए, मगर तरीका गैर कानूनी था। अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी वायुसेना के मालवाहक विमान C-17 से जब डिपोर्ट किए गए भारतीय उतरे तो ऐसे हथकड़ियों से जकड़े थे। इसका दावा विपक्ष कर रहा है, तो वहीं अमेरिकी अधिकारी ने भी ऐसा ही एक वीडियो जारी किया। अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल पुलिस के चीफ ने सोशल साइट एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अवैध विदेशियों को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा गया। अमेरिका से अमृतसर की जिल्लत भरी घर वापसी को लेकर हिंदुस्तान में बहस छिड़ी है। अब ये मामला संसद में गूंज रहा है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने हाथ में हथकड़ी लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
विपक्षी सांसदों ने नारे लगाते हुए हाथ में बैनर और पोस्टर लिए प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर में राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी और अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद रहे। इस मामले को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष हमलावर है तो सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिकी सरकार से संपर्क कर रहे हैं, निर्वासितों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। तो हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे लोगों के साथ ट्रंप ने कुछ भी गलत नहीं किया। साथ ही भारत में घुसपैठ के खिलाफ ऐसे सख्त एक्शन की सलाह दी। 104 अवैध प्रवासियों को लेकर जो अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, इस विमान में 33 से 33 भारतीय हरियाणा और गुजरात से, 30 पंजाब से, 3 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और 2 चंडीगढ़ से। इनमें 19 महिलाएं और 13 नाबालिग भी शामिल हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों ने बेरोजगारी के चलते अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए डंकी रूट से अमेरिका जाकर पैसा कमाने का रास्ता चुना। किसी ने गहने बैंक में रखे, किसी ने बाप दादा की जमीन बेची, किसी ने कर्ज लिया और अमेरिका जाने का सपना बुना। अब उनके हाथ में सिर्फ निराशा है। हर किसी की कहानी एक जैसी। हर किसी ने पैसों का जैसे तैसे इंतजाम कर एजेंट्स की जेब भरी और एजेंट्स के फैले जाल में फंसकर अवैध रूप से अमेरिका में एंट्री ली। मगर अब वीडियो में जकड़कर बेआबरू होकर वापस उससे ज्यादा मुफलिसी और गुर्बत में लौट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रविंदर सर, जैसा कि हमने देखा कि डिपोटेशन में भले ही 104 लोगों को इस बार भेजा गया है 2025 में, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है डिपोटेशन की। किसी भी देश में अगर कोई अवैध रूप से रह रहा है तो उस पर कार्रवाई का हक उस देश का है। हालांकि जो बड़ी चिंता है बेड़ियों पर है कि हाथों में पैरों में जो बेड़ियां बांधकर उनको भेजा गया है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूंगा सर कि डिपोटेशन के जो रूल हैं, इंटरनेशनल रूल जो हैं, वो क्या ये कहते हैं कि इस तरह से जकड़ के बेड़ियां बांधकर लोगों को भेजा जाए? क्योंकि सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ा विरोध इसी बात का है। देखिए, इंटरनेशनल रूल्स आज की दुनिया में मायने नहीं रखते। अमेरिका कहता है मेरा ये रूल है, वो मायने रखता है। दैट इज वन। सेकेंडली, अमेरिका जब डिपोटेशन करता है अपने देश से दूसरे देशों में, इंक्लूडिंग टू सेंट्रल अमेरिका, इंडिया, अगर वो सिविल एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट पर चढ़ने तक उनपे बेड़ियां रहती हैं अमेरिका में। मानो टेक्सास के सैन एंटोनियो ह्यूस्टन एयरपोर्ट पे एक सिविल एयरक्राफ्ट खड़ा है जो कि अमेरिकन सरकार ने हायर किया है सबको भेजने को, तो एयरक्राफ्ट पर चढ़ने तक बेड़ियां रहती है। एयरक्राफ्ट में बैठ गए तो बेड़ियां उतर सकती हैं, वन। बट अगर अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो कि डिपोटेशन कर रहा है किसी भी देश में, तो ये जो जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है उनको एयरक्राफ्ट के चढ़ने तक उनपे बेड़ियां रहती हैं, प्लस हवाई जहाज के अंदर वो बैठे उनपे बेड़ियां रहती हैं। ये अमेरिका का लॉ है। अब इसमें बात यह कि ये इनह्यूमन है इत्यादि, वो अलग है। बट अमेरिका कहता है ये मेरा लॉ है उनके हिसाब से। एंड बाय द वे, याद रखिए, अमेरिका में बेड़ियां छोटे छोटे ऑफेंस में पुलिस हर स्टेट में अलग अलग इनके राइट्स है। कई जगह तो ऐसा है, आपने लाल बत्ती जंप करी, पीछे से पुलिस आ गई, उसने साइड में आपको करा, बोला गाड़ी से निकलो, झुको, आपके पीठ पे बेड़ियां लगा दी हाथों पे। तो अमेरिका में हैंडकफ्स का इस्तेमाल लॉ इन्फोर्समेंट बहुत करती है, वन, ओवरऑल। सेकेंडली, डिपोर्टेशन के मामले में इनका जो रूटीन है अभी तक, जिस भी एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं डिपोर्ट किया जा रहा है, अगर वो सिविलियन चार्टर एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट के चढ़ने तक इन पे बेड़ियां रहती हैं, और अगर वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है तो उसके अंदर बैठे तो फिर भी बेड़ियां रहेंगी। ये अमेरिकन लॉ है नाउ, या उनका प्रैक्टिस है। ओके, वन। नाउ सेकेंडली, अब हमें ये देखना होगा, इस पे बड़ी एक्सप्रेशन इंडिया में इनह्यूमन है, इनह्यूमेन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, या जो भी कहिए, इलीगल इमिग्रेंट्स के राइट्स भी कुछ होते हैं, उनको वायलेट करता है। बट अमेरिका कहता नहीं ये मेरा है, मैं तो ऐसे करूंगा। दैट इज वन। अब सेकेंड, मोदी जी के जो विजिट है, हमें ये देखना, अभी तो पहला प्लेन आया है 104 का, 20,000 तो आना ही आना है कम से कम, 20 नहीं तो 10,000 आएंगे। इससे पहले कि अमेरिका के अंदर ये मामला सारा लॉ वॉ में फंस जाए, तो फंस भी सकता है, बट 10,000 तो आएंगे। तो अगले जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, क्या वो भी इसी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट आएंगे बेड़ियों के साथ, या फिर मोदी जी, और लास्ट पॉइंट में कहूंगा, वहां पर मीटिंग में कन्विंस करें। पर ट्रंप जो है वो ये चाहता है कि वो जो इनको निकाल रहा है वो एक दुनिया देखे
दुनिया ही नहीं, अमेरिका के अंदर देखिए, उसने ये ऑर्डर कर दिया वर्चुअली आप कहें अपने पुलिस डिपार्टमेंट्स को कि अमेरिका के अंदर भी किसी को अगर आप अरेस्ट करने जा रहे हैं तो खूब सारी गाड़ियां जाए पुलिस की, लाल पीली बत्तियां चमकती चमकती चमकती, और जितने भी अरेस्ट करने वाले जा रहे हैं बड़ी बड़ी जैकेट पहने इमिग्रेशन कंट्रोल की, ताकि वहां पर भी जिस भी लोकेलिटी में गए बहुत बड़ा भय फैला कि हाँ इलीगल्स है, इनको पकड़ा जा रहा है। तो ट्रंप सरकार ये विजुअल्स दिखाना चाहती है कि हम इतनी सख्ती से अपने देश से इलीगल्स को निकाले। वो दिखाना चाहती अव्वल अपने देश के अंदर अपने वोटर्स को, बिल्कुल। जिनको उसने प्रॉमिस किया था पहले दिन ही मैं निकालना शुरू हुआ, वो दिखा रहा है। सेकेंडली वो ये दिखानी चाहती है दुनिया भर को, वो ये कहते हैं कि दुनिया भर ऐसे विजुअल्स देखे ताकि जो भावी या आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स है वो भी डरे। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने उठाया है कि ये साफ संदेश देने की कोशिश है कि आप इलीगल तरीके से अगर अमेरिका में घुसते हैं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा और देश से बाहर निकाला जाएगा। इसमें कई चीज़ें हैं, उनका तो राजनीतिक हित सधना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने वादा किया था और वादा पूरा कर रहे हैं। दूसरा, पूरी दुनिया को यह संदेश भी है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का अमेरिका में इलीगल रूप से तो आप तैयार रहिए इस तरह से जाने के लिए। जाहिर तौर पर दोनों तरफ से वो मैसेज देने की ज़रूरत है। लेकिन स्वर्ण सिंह साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि 2009 से अब तक हम देख रहे हैं करीब 15,600 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया वहां से, भारतीयों की बात मैं सिर्फ कर रहा हूं। और जो भी आंकड़ा जैसे रविंदर सर ने दिया कि लगभग 20,000 हैं, क्योंकि अमेरिका में बात चल रही है कि 20,000 भारतीय हैं जो जिनको डिपोर्ट किया जाएगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी ये बात कर सकते हैं जो अभी रविंदर सर ने कहा कि जो आर्मी के माफ कीजिएगा एयरफोर्स के जो विमान हैं उनसे ना भेजकर सामान्य विमान से भेजा जाए? जाहिर है कि आप देखें पिछले करीब 10 सालों से भारतीय विदेश नीति का जो रुझान है भारतीयों के प्रति, जो पूरे विश्व में रह रहे हैं, बिल्कुल उसमें बदलाव आया है। खाड़ी के युद्ध से लेकर यूक्रेन तक आप देखें मुफ्त में लोगों को घर वापस लाया गया है बार बार। तो भारत का जो रुझान है अपने नागरिकों की जो विश्व भर में है उसमें पूरा बदलाव आया है। तो ये जाहिर है कि बहुत खास मुद्दा होने वाला है। अभी जो 13 फरवरी की जो बैठक होने वाली है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की, ये मुद्दा बहुत अहम उसमें रहने वाला है कि किस तरह से जो भारतीय गैर कानूनी तरीके से पाए जाते हैं कि वो अमेरिका में हैं, उनका डिपोर्टेशन का तरीका क्या होना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि ये पूरा जो तरीका है, मैंने पहले भी कहा, ये तरीका बहुत अलग है पहले से। वो हमें शायद तनाव का खतरा एक तरह से सामने लाता है। उसमें ये देखना जरूरी है कि अभी देखें राष्ट्रपति ट्रंप गाजा से फलस्तीनियों को हटाकर गाजा को अपने कंट्रोल में लेने की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को लेने की बात कर रहे हैं, पनामा कनाल को लेने की बात। तो उनका जो तरीका है वो अपनी एक डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करके दिखाना चाहते हैं कि कितना प्रभावशाली उनका नेतृत्व है विश्व में, जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं, जहां तक वो अंदरूनी अमेरिका की अपनी समृद्धि, संतुलन और सुरक्षा बनाने के हित में हो, वो कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये अपने लोगों को, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको दिखाने की एक, मुझे लगता है कि उनकी मुहिम है एक तरह से। और जब प्रधानमंत्री मिलेंगे उनसे तो जाहिर तौर पर सर प्रधानमंत्री मोदी इस पर बात करें, क्योंकि जिस तरह से देश में एक विरोध उत्पन्न हो रहा है कि भारतीयों का अपमान हो रहा है, उसको दबाने की कोशिश जैसे हमेशा भारत विदेश से अपने नागरिकों को लेकर आया है, क्या वैसी कुछ बात बन सकती है? या फिर अमेरिका सामान्य विमानों से भेजे, ऐसी कुछ बात बन सकती है? इस पर रविंदर सर बहुत ही शॉर्ट में एक आंसर मैं आपसे चाहूंगा 30 सेकंड में, कि एक नई बात जो अभी स्वर्ण सिंह सर ने भी कही कि उन्होंने गाजा पट्टी को एक तरह से कब्जा करने की बात कर दी है कि अब हमारा आधिपत्य इस पर होगा। ये जो उनका बयान है, ये क्या मिडिल ईस्ट में एक नया बखेड़ा खड़ा कर सकता है, एक नई टेंशन क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। जैरेड कुशनर जो इनका सन इन लॉ है, जो मिडिल ईस्ट के लिए इंटरलॉक्यूटर था, उसने 4 साल पहले कहा था। देखिए ट्रंप इसको देखता है, और जैरेड भी, एज अ रियल एस्टेट डील, रियल एस्टेट डेवलपमेंट। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा लैंड है, इसको ऐसे करा जाए, वैसे करा जाए, यूएई से पैसा लाया जाए, सऊदी से लाया जाए, रिकंस्ट्रक्शन हो। अमेरिकन गवर्नमेंट, अब तो अमेरिकन गवर्नमेंट इनके कंट्रोल में, ये कह रहे हैं हम सॉवरेन फंड बनाएंगे। तो ठीक है, अमेरिकन गवर्नमेंट का $100 बिलियन का फंड होगा। उसके अलावा प्राइवेट जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं रियल एस्टेट के, ब्लैकस्टोन एटसेट्रा, वो भी 10-20 बिलियन डालेंगे, सऊदी को बोलेंगे, यूएई को बोलेंगे, ठीक है 400 बिलियन डालेंगे, इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे,
ये प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे। ये इस तरह से देख रहे हैं मिडिल ईस्ट को, दैट इज वन। क्विकली सेकंड, ये इंडिया को ये लीवे दे सकते हैं कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बजाय हम सिविल में भेजेंगे। ट्रंप बोलेगा मैं करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा? वो डील मांगेगा ना। हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज कहें तो हमें कुछ बैलेंस करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर हम कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, ओके, कि हम रिस्पेक्ट से चाहते हैं अपने सिटीजन को, अव्वल वो बोलेगा मेरा तो लॉ है मेरी कंट्री का, हम तो ऐसे ही भेजेंगे मिलिट्री एयरक्राफ्ट में। अब हम बोले नहीं जी आप ऐसे मत करो, बोले ठीक है मैं नहीं करता, मैं सिविल एयरक्राफ्ट से भेजता हूं, मुझे बताओ तुम मुझे इसके एक्सचेंज में तुम मुझे क्या बेनिफिट दोगे, वो ये बात करेगा। कि 13 फरवरी को जो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात है, ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। हालांकि तमाम मुद्दे जिनका जिक्र स्वर्ण सिंह साहब ने किया, रविंदर जी ने किया, इन पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकल कर आता है वो तो 13 फरवरी के बाद ही पता चलेगा। रविंदर सर, स्वर्ण सिंह सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चंद मिनटों में। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।